नमस्कार, आप देख रहे हैं रात 10 बजे। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार का मामला बिलासपुर सांसद अरुण साव ने लोकसभा में उठाया। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन की शुरुआत की, जिसके जरिए पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस योजना में गड़बड़ी हो रही है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के जरिए 50 लाख घरों में नल से पानी पहुंचना है, लेकिन राज्य में जल जीवन मिशन का काम बहुत पिछड़ा हुआ है और देश में छत्तीसगढ़ राज्य 31वें पायदान पर मौजूद है। साथ ही गुणवत्ता विहीन काम किया जा रहा है। ऐसे में सांसद साव ने जल शक्ति मंत्री से छत्तीसगढ़ में मिशन को लेकर जांच की मांग की है। छत्तीसगढ़ में इस योजना का क्रियान्वयन अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य योजना के क्रियान्वयन में अत्यंत पिछड़ा हुआ है और काम भी अत्यंत गुणवत्ता विहीन है। आपके माध्यम से मैं जल शक्ति मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि योजना ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो और योजना का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल में बीजेपी के विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने कृषि विभाग में पदस्थ अधिकारियों के विरुद्ध जांच का मामला सदन में उठाया। बांधी ने पूछा कि जांच की अधिकतम समय सीमा क्या है, समय सीमा में जांच क्यों पूरी नहीं हुई। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि विभाग के द्वारा 25 अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए 2-2 वेतन वृद्धि रोकी गई है। दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक राम कुमार यादव ने चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के केकरा भाट और कबारी पाली के घोटई डैम में प्रभावितों के मुआवजे का मामला उठाया। इस मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि प्रभावित सभी किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी गई है। 6 किसानों का मुआवजा बाकी है, जिसे गंभीरता से लेते हुए विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने मुआवजा दिलवाने का निर्देश दिया है। विधायक अरुण वोरा ने प्रदेश में अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए मिले आवेदनों के निराकरण का मामला उठाया। इस पर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने यह बताया कि छत्तीसगढ़ की 45 संस्थाओं में 413 अनाथ बच्चे हैं। 1 जनवरी 2022 तक 852 आवेदकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। डभरा तहसील में 40 साल से पहले घटोई बांध के निर्माण हो रही से और उनमें लगभग 25 से 30 किसान मन, कभी कलेक्टर मेयर तो कभी मंत्री मेयर तो कभी तहसीलदार मेयर गुहार लगावत रही से, लेकिन उमला आज पर्यान तक उमला मुआवजा नहीं मिले रही से। विधानसभा में माननीय मंत्री जी ला पूछे रहे और माननीय मंत्री जी हर आश्वासन दी से कि बहुत जल्दी वो किसान के प्रति न्याय होई और उमला मुआवजा दिए जाये। जेम पोर्टल से खरीदी मामले पर आज सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच बहुत तीखी नोकझोंक हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में कहा कि जिस भी अधिकारी ने पोर्टल से खरीदी की है उस पर कार्रवाई होगी। इससे पहले मुद्दे पर बात रखते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 21 दिन पहले प्रश्न लगाया जाता है, अधिकारियों से उत्तर दिलवाए जाते हैं। मंत्री आज अक्षम हो गए हैं। संबंधित प्रश्न का जवाब नहीं दिया जाना भ्रष्टाचार को दर्शाता है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आधे घंटे की चर्चा पहली बार नहीं हुई है। आसंदी से कई बार यह व्यवस्था की गई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष केवल विषय पर भूमिकाएं बांध रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं। विधानसभा की अवमानना की जा रही है। 21 दिन पहले प्रश्न लगे और उसका जवाब नहीं आना, या तो मंत्री इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि अधिकारियों से वो जवाब दिलवा सके, और अधिकारियों से जवाब दिलाने की स्थिति में यदि नहीं है तो उस मंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अंतिम लाइन कह दिया है कि अगर छत्तीसगढ़ के उत्पाद यहाँ मिल रहे थे, अगर उसकी उपलब्धता थी, उसके बावजूद भी जेम पोर्टल से खरीदी कैसे हुई, इसकी जांच भी कराएंगे और जिन लोगों ने इस तरीके से कार्य किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी 5 दिन की हड़ताल पर है। महंगाई और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रदेश भर के दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारियों की कुर्सियां खाली पड़ी है, कामकाज ठप है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 80 से ज्यादा संगठनों ने हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। पूरे प्रदेश में स्कूल और अस्पताल से लेकर सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह बंद है। सभी जगह अधिकारी कर्मचारी अवकाश लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। कई विभागों में ताले लटके हुए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि मांग पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कि 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हम लोग निश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। इसके बाद भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं किया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ आज 80 संगठन हमारे फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। आज सभी ने हड़ताल किया है, आज सभी ने अपना काम बंद किया है। स्वाभाविक सी बात है, जब कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो सभी तरह की अव्यवस्था आएगी। सब साथ में कार्यालय के हिसाब से निगम मंडल भी साथ में है और उसके शासकीय जो हमारे 38 कार्यालय हैं वो तो है ही साथ। इसके बाद यदि सरकार हमारी बातों को, मांगों को यदि नहीं मानती तो आगे हमें विवश होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होना पड़ेगा। रायपुर के स्कूलों में कर्मचारियों की हड़ताल का असर देखने को मिला। रायपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल की हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे, चूंकि 2 तस्वीरें के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे स्थिति क्या है। कालीबाड़ी स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के शिक्षक समेत प्राचार्य नदारद दिखे, यानी वो यहां पर नहीं थे। इसी बीच स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को भी छुट्टी दे दी गई। वहीं आमापारा स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में कम शिक्षकों की मौजूदगी में बच्चों की क्लास लगाई गई। शिक्षकों की कमी की वजह से कई बच्चे स्कूल के बाहर खेलते हुए देखे गए। कर्मचारी संगठनों की हड़ताल से रायपुर के तमाम स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती दिख रही है। कुछ स्कूलों में तो प्रिंसिपल से लेकर के शिक्षक भी गायब हैं और बच्चों को छुट्टी दे दी गई है, तो वहीं कुछ स्कूल में शिक्षकों की कमी है, लेकिन शिक्षक जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शिक्षक भी मौजूद हैं। मैम, शिक्षकों की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? जितने शिक्षक मौजूद हैं उनसे क्लास में 2 क्लास को ज्वाइन करके और जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी 2 क्लास को ज्वाइन करके मैनेज कर रहे हैं। एकदम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत हो रही है, ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं हो रही है। सर, आप बताइए, शिक्षकों का जो हड़ताल चल रहा है उससे आप लोगों का समर्थन है या नहीं? मैम, इससे जो है हमारे सरकार से है कि जल्द से जल्द वो सुनाई करे अपने स्तर से, और जिससे कि हम लोगों को कई क्लासेस को कंबाइन लेना पड़ रहा है बच्चों को, और इससे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्टाफ रूम में महज गिने चुने शिक्षक ही हैं और इन्हीं की मौजूदगी में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। और ये जो शिक्षक है वो यही चाहते हैं कि जो हड़ताल पर जो शिक्षक गए हैं वो काम पर दोबारा लौट आए ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो। ये स्वामी आत्मानंद की तस्वीर है जहाँ पर शिक्षक कम है लेकिन पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। संविलियन से पहले नौकरी करते दिवंगत हो गए शिक्षा कर्मियों के परिवार वालों ने नियुक्ति की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। इनमें ज्यादातर संख्या शिक्षाकर्मी की विधवाओं की है। आज उन्होंने राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब धरना स्थल के सामने एक रैली निकाली। हालांकि स्मार्ट सिटी के सामने पुलिस ने उन्हें रोक दिया, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की मांग करते हुए सैकड़ों विधवाएं सड़क पर ही बैठ गए। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि जब तक मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती तब तक वो सड़क से नहीं उठेंगी। आपको इस बात की जानकारी हम दे दें कि संविलियन से पूर्व 1200 से ज्यादा शिक्षा कर्मियों का निधन हो गया था। इनके परिजन अब अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने 1 महीने से ज्यादा समय तक राजधानी में धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति का आश्वासन देते हुए अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी को 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। अभी तक कमेटी का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है सर। बार बार हम लोग वरिष्ठ अधिकारी पिल्ले मैडम से मिले हैं, मुलाकात करे हैं और मंत्रालय में कम से कम 25 से 30 बार हम जा चुके हैं। सिर्फ हमको आश्वासन दिया गया होगा आप लोगों का ऐसे करके, लेकिन कब होगा हम भी माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि कब आप अनुकंपा नियुक्ति देंगे।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रोजगार की मांग को लेकर शहर में पोस्टर अभियान की शुरुआत की। रायपुर के घड़ी चौक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार से रोजगार मांगते हुए पोस्टर चिपकाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगा है, इसलिए सरकार को उनका वादा याद दिलाने के लिए इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि भाजपा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा को सरकार को घेरने के लिए युवाओं के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश में एक साथ एक समय में हम इस पोस्टर को पोस्टर वार के माध्यम से जारी कर रहे हैं और इस पोस्टर के माध्यम से एक एक छत्तीसगढ़ के युवाओं को दिखाएंगे कि कैसे इस सरकार ने छला है आपको, कैसे इस सरकार ने धोखा दिया है आपको, कैसे इस सरकार ने नौकरी के नाम पर झूठा छलावा छत्तीसगढ़ के युवाओं से किया है। ग्वालियर नगर में कांग्रेस की जीत हुई है। सभापति बनाने को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पार्षदों की गोपनीय मीटिंग ली, जिसमें पार्षदों के साथ रणनीति बनाई गई। बीजेपी का कहना है कि भले ही कांग्रेस का मेयर हो, लेकिन सभापति बीजेपी का ही बनेगा। उधर कांग्रेस भी निर्दलीय के समर्थन के साथ सभापति बनाने का दावा कर रही है। पार्षदों के साथ चर्चा हुई है, निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा हुई है। सभापति तो हम नगर निगम में बहुमत में है, भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। पार्षद हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, ग्वालियर का विकास महापौर की अगुवाई में होना है तो निश्चित रूप से उनकी अंतरात्मा की आवाज़ ये कहेगी कि हमें कांग्रेस के साथ खड़े होकर इस विकास में अग्रणी होना चाहिए। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ के बाद द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित करते हुए कहा कि वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति के पद पर पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला समेत कई कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ यात्रा का सर्वेक्षण किया, यानी हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाकर कांवड़ियों का अभिवादन किया। कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से गुलाब के फूलों की पुष्प वर्षा भी की गई। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले सनसनीखेज आरोप लगाया है। लवलीना का कहना है कि वे हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और उन्हें कोच के साथ ट्रेनिंग नहीं करने दिया जा रहा। इधर सरगुजा की दरिमा पुलिस ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के खिलाफ एफआईआर लिख ली है। बताया तो यह भी जा रहा है कि राकेश गुप्ता के फार्म हाउस पर काम चल रहा था। इस दौरान फार्म हाउस में काम कर रहे बसंत की विद्युत तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से बसंत की मौत हो गई। जांच और लोगों की गवाही के बाद पुलिस ने पाया कि मकान मालिक राकेश गुप्ता की लापरवाही के कारण बसंत करंट की चपेट में आया। ऐसे में दरिमा पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के खिलाफ धारा 304A के तहत अपराध दर्ज किया है। तो बसंत बेग नामक एक मृत्यु हो गई थी। ये करजी में एक फार्म हाउस स्थित ये है फार्म हाउस है, राकेश गुप्ता जी का फार्म हाउस है। वहाँ पे उसकी प्रथम दृष्टिया गवाहों के बयानों के आधार पर लापरवाही पाए जाने से 304A में आईपीसी धारा में अपराध दर्ज किया गया। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।